इसके केसेस में जो ईसीजी दे रखे हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ईसीजीज है। तो इसमें हार्ट ब्लॉक एक तो आता है। तो हार्ट ब्लॉक देखो, ये 3 टाइप होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। अब सेकंड डिग्री में 2 आते हैं, मोबिट्स 1, मोबिट्स 2। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट डिग्री का क्या होता है कि जो पीआर सेगमेंट होता है ना, पीआर इंटरवल, वो 0.2 मिलीसेकंड से बड़ा हो जाता है। पीआर सेगमेंट क्या है, ये जो पी होता है इसे पी बोलते हैं, ये जो है ना इसे पी बोलते हैं, इसे आर बोलते हैं। ये पी है, ये आर है, ठीक है। और इनका इंटरवल क्या होता है, ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है पी आर इंटरवल है, ये 0.2 मिलीसेकंड से ज़्यादा हो जाता है। और मोबिट्स 2 है, सेकंड डिग्री है, इसमें मोबिट्स 1 है। तो मोबिट्स 1 में क्या होता है कि इसमें पी आर इंटरवल होता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता है और बाद में एक ड्रॉप बीट आती है। ड्रॉप बीट का मतलब कि पी तो आया, ये जैसे कि ये पी आया, लेकिन इसका नहीं क्यू आर एस होता है ना, वो नहीं आया। ये पी आया लेकिन क्यू आर एस नहीं आया, ठीक है। ये आया लेकिन ये नॉर्मल है और ये ड्रॉप बीट है, ठीक है। इसके अंदर क्यू आर एस नहीं है। तो इसमें पी आर सेगमेंट बढ़ेगा, प्रोग्रेसिव पी आर बढ़ेगा। देखो ये पी आर छोटा सा है, इसमें ये पी आर थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके बाद में इसके अंदर ये पी आर और लंबा हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये जो है ना, ये पी है लेकिन यहाँ पर कोई आर नहीं है, ठीक। बाद में वापस से पी आ गया, तो इधर भी एक ड्रॉप बीट आ गई, इसे हम ड्रॉप बीट कहेंगे। पी के बाद में आर नहीं आया तो इसे हम ड्रॉप बीट कहेंगे। तो सेम सेम इसी टाइप से है ना, मोबिट्स 2 में भी ड्रॉप बीट आएगी। इसके अंदर भी ड्रॉप बीट है, इसके अंदर भी ड्रॉप बीट है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो मोबिट्स 1 है ना, इसके अंदर पी आर सेगमेंट धीरे धीरे बढ़ेगा, ये छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, बाद में ड्रॉप बीट, बाद में वापस से छोटा, ये वापस से छोटा, बाद में ये उससे बड़ा, ऐसे। और जो मोबिट्स 2 है, इसमें पी आर सेगमेंट ये उतने के उतने रहेंगे, सेम पी आर सेगमेंट है लेकिन ड्रॉप बीट आ गया, वापस से सेम पी आर सेगमेंट, ठीक है। तो हम इसको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे कि जो ड्रॉप बीट आती है ना, जैसे कि ये, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल देखो, ये जो पी आर है ना, ये उसका अंदर ये इस पी के बाद में आर नहीं है, तो ये ड्रॉप बीट हो गया। उसका ये वाला पी आर, तो ये वाला जो पी आर है, ड्रॉप बीट के पहले वाला जो पी आर है वो बड़ा है, और ड्रॉप बीट के बाद वाला जो पी आर है वो छोटा है। तो इसे हम कहेंगे मोबिट्स 1। और अगर मान लो दोनों पी आर इक्वल होते हैं, पहले वाला और बाद वाला दोनों पी आर इक्वल होते हैं, तो इसे हम कहते हैं मोबिट्स 2। तो ये मोबिट्स 1 मोबिट्स 2 के डायग्नोस ऐसे हो जाता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन मोबिट्स से ही आता है अपने इसी जी में। और जो थर्ड डिग्री है, इसमें क्या होगा कि पी और आर में कोई रिलेशन नहीं, लेकिन पी है ना, ये है ना पी वेव, ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे आएगा। ये पी और ये पी का जो डिस्टेंस है वही इस पी और इस पी का डिस्टेंस होगा। इन सब पी की एक दूसरे से डिस्टेंस इक्वल होगी, और सभी आर की एक दूसरे से डिस्टेंस इक्वल होगी। ये जो आर है, इसका इस आर से जो डिस्टेंस है ना, उतना ही इस आर का इस आर से है। तो आर डिस्टेंस भी इक्वल होगा, लेकिन पी और आर के बीच में कोई रिलेशन नहीं, कि ज़रूरी नहीं हर पी के बाद में कोई आर आएगा। जैसे कि ये पी है तो इसके बाद इतनी दूर पे आर आया है, ये पी है तो इसके बाद में आर आया ही नहीं, वापस से एक और पी आ गया। और उसके बाद में इस पी के बाद में भी कोई आर नहीं आया, वापस से एक और पी आ गया, मतलब कोई रिलेशन नहीं, पी और आर में नो रिलेशन। ये है थर्ड डिग्री, और ये सबसे मतलब डेडली होता है। ये हो गया तो इंसान लगभग मरने वाला है, उससे इमीडिएटली हमने ट्रीट नहीं किया तो। अब केस देखते हैं। अब इसमें देखो, हम सबसे पहले इसके अंदर पी देखेंगे, ठीक है। तो पी हम देखेंगे, ये देखो ये क्यू आर एस है, इससे पहले ये पी आ गया। तो इसके जैसे जैसे दिखने वाला और क्या है, ये देखो ये एक और पी है, ये क्यू आर एस है, ये पी, ये आर, ये एक और इसके जैसा जैसा दिखने वाला ये पी। इस पी के बाद में एक आर है, इस पी के बाद में कोई आर नहीं है, इधर कुछ नहीं है, ये ड्रॉप बीट हो गया। इस पी के बाद में एक आर है, ठीक है, तो ये ड्रॉप बीट हो गया। अब हम ड्रॉप बीट के पहले और बाद का पी आर देखेंगे। ये ड्रॉप बीट है, इसके पहले का पी आर ये है, इसके बाद का पी आर ये है। अब देखो ये इतना लंबा है और ये इतना सा है, मतलब अनइक्वल पी आर है, ठीक। अनइक्वल पी आर किस में आता है, अनइक्वल पी आर आएगा सेकेंड डिग्री मोबिट्स 1 में, अनइक्वल पी आर आएगा ये, इसमें हम देख सकते हैं, ये लिखा हुआ इधर।
ठीक, तो ये इसका डायग्नोसिस हो गया ईसीजी का। अब हम देखेंगे ये एमआई का डायग्नोसिस। एमआई में क्या होगा ये लीड्स होते हैं, ये लीड्स हमें दे रखे हैं, तो ये है, और ये एरिया देख रखा है जिस एरिया का एमआई हुआ है, एसटी एलिवेशन एमआई हुआ है। तो इसमें ईसीजी फाइंडिंग देखते हैं। तो सब में है ना एलिवेशन होता है, सिर्फ याद रखना हमें एसटी डिप्रेशन होता है पोस्टीरियर वॉल में। V1 से V4 लिख सकते हैं, इधर V2 है और कहीं कहीं पे V4 भी लिखा हुआ आता है। ये नेट पे अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा हुआ आता है। अब है ना देखो एंटीरियर सेप्टल जो एरिया है, अगर V1 से V3 तक, V1 से V3 तक अगर है ना एसटी एलिवेशन है तो एंटीरियर सेप्टल एमआई बोलेंगे उसे। अगर सेकेंड लीड, थर्ड लीड और एवीएफ में अगर एसटी एलिवेशन है तो उसे हम इन्फीरियर वॉल एमआई बोलेंगे। अब लीड में बता देता हूँ लीड क्या होता है। ये सब लीड है, लीड 1, लीड 2, लीड 3, लीड AVR, लीड AVL, लीड AVF, V3, V2, इन सबको लीड बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इधर एग्जांपल देखेंगे। इधर देखो अब एसटी एलिवेशन किसे बोलते हैं, ये बेस लाइन है। ये जो QRS की स्टार्टिंग का लाइन होती है ना, इसे हम बेस लाइन बोलते हैं। यहाँ से अगर हम ऐसे लाइन बनाएं तो ये बेस लाइन इधर मैच हो रही है ये बेस लाइन से। तो ये बेस लाइन से ऊपर जो उठा हुआ है ना QRS के बाद में, इसको हम एसटी एलिवेशन बोलते हैं। अगर ये नीचे की तरफ होता है तो इसे एसटी डिप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे किन किन लीड में एलिवेशन है। ठीक है, तो देखो एलिवेशन हमें दिख रहा है लीड V1 में एलिवेशन दिख रहा है थोड़ा सा, लीड V2 में अच्छा खासा एलिवेशन दिख रहा है, V3 में भी अच्छा खासा एलिवेशन दिख रहा है, V4 में भी अच्छा खासा, V5 में भी और V6 में भी। मतलब V1 से V6 तक हमें एलिवेशन दिख रहा है। तो ऐसी कौन सा है जिसमें V1 से V6 लिखा हुआ है, तो वो है एक्सटेंडेड एंटीरियर। ठीक है, तो ये जो एमआई होगा ना इसका हम डायग्नोसिस लिखेंगे एक्सटेंडेड एंटीरियर एसटी सेगमेंट एलिवेशन। ये इसका डायग्नोसिस हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट केस करते हैं। इसी तरीके से जिस जिस लीड का एलिवेशन है उसी का हम एमआई बोल देंगे। ये पोस्टीरियर में कुछ अलग होता है, वो मैं बाद में बताता हूँ, आगे पोस्टीरियर का एक केस आएगा। अब ये देखो इसके अंदर अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ हमें दिख रहा है एमआई। अब इस वाले केस में हम एलिवेशन और डिप्रेशन देखें तो देखो ये है ना, ये लीड 2 है तो इसका बेस लाइन ये है, इधर से आ रही है बेस लाइन। तो देखो यहाँ पे एलिवेशन ये थोड़ा सा इधर से उठा हुआ है, ये बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर है एलिवेशन। यहाँ अच्छा खासा एलिवेशन है और यहाँ अच्छा खासा एलिवेशन है बेस लाइन से। तो ये हम बोलेंगे बेस लाइन से एलिवेशन इसमें मतलब 2, 3 और AVF में एलिवेशन है। अब 2, 3 और AVF में एलिवेशन किस वॉल का होता है एमआई, यहाँ देखेंगे हम 2, 3 और AVF, ये इन्फीरियर वॉल एमआई। ठीक है, ये हमें याद ही करना है, इन्फीरियर वॉल ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फीरियर है और सेकंड ये पोस्टीरियर वाला। ये दो चीज़ तो हमें याद करके जानी है। और एंटीरियर एक्सटेंडेड एंटीरियर केस में है, ये भी हमें याद करना है, तीन तो याद करना ही है। तो अब इन्फीरियर A2, 3 और AVF में एलिवेशन है तो इन्फीरियर हो गया। तो इसका पहला डायग्नोसिस हो गया इन्फीरियर वॉल एमआई। अब देखो इसमें कुछ कुछ डिप्रेशन भी है। तो अगर हम है ना यहाँ पे बेस लाइन बनाए, ये C2 इधर C लिखा हुआ, वैसे ही V1 V2 है, V1 V2 V3 V4 V5 और V6 है ये। ठीक है, तो इसमें इधर एसटी डिप्रेशन है, ये बेस लाइन बनाई हमने, इधर से थोड़ा सा डिप्रेशन दिख रहा है। और ये देखो यहाँ पे बेस लाइन बनाई, यहाँ से डिप्रेशन, तो कम से कम V4 तक हमें डिप्रेशन दिख रहा है। ठीक, और ये V1 में भी ये बेस लाइन यहाँ से थोड़ा सा इधर कम है, V1 में थोड़ा कम है। तो V1 V2 V3 और V4 में हमें डिप्रेशन दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम वापस देखेंगे ये V1 से V4 में डिप्रेशन किस में दिखता है, ये जो है पोस्टीरियर में V1 से V4 तक, ये V2 अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा होता है। ये V1 से V4 तक अगर डिप्रेशन है एसटी डिप्रेशन, तो इसे हम बोलेंगे पोस्टीरियर एमआई। लेकिन है ना अभी डायग्नोसिस पक्का नहीं हुआ है। अब अगर डिप्रेशन दिखा हमें V1 से V4 में तो हम क्या बोलेंगे, सर का अगर ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन कि है ना व्हाट विल बी योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, तो उस नेक्स्ट एग्जामिनेशन में हम क्या बोलेंगे कि हम है ना पोस्टीरियर लीड का हम ईसीजी कराएंगे। अब पोस्टीरियर लीड में क्या आएगा,
V7, V8, V9 ये पोस्टीरियर लीड में आ जाएंगे, जो कि नॉर्मली ECG में नहीं होता है, लेकिन हमें पोस्टीरियर MI देखने के लिए कराना पड़ेगा। अगर हमें V1 से V4 में डिप्रेशन दिखा तो हम वापस से ECG कराएंगे पोस्टीरियर लीड का। और अब पोस्टीरियर लीड में अगर हमें एलिवेशन दिखा, ठीक है, ST एलिवेशन दिखा, तो ये पोस्टीरियर वॉल MI है, वरना ये नहीं है पोस्टीरियर वॉल MI। तो ये जो केस है ना, इसका एक तो आ गया इन्फीरियर वॉल MI, और पोस्टीरियर वॉल MI ये मे बी, क्योंकि इसमें है ना हम एक एग्जामिनेशन कराएंगे, ECG कराएंगे पोस्टीरियर वॉल का, जिसमें आ जाएगा V7, V8 और V9। अगर उसमें एलिवेशन है तो ही ये पोस्टीरियर वॉल है। तो इसमें 2 MI है, अगर एलिवेशन है तो इन्फीरियर प्लस पोस्टीरियर होगा, और एलिवेशन नहीं है तो ओनली इन्फीरियर होगा। ये हमें डिटेल में लिखना पड़ेगा केस के अंदर। अब है ना, अगर ये हमने ये पोस्टीरियर वॉल कराया V7, V8, V9 का, अगर एलिवेशन है तो ये पोस्टीरियर वॉल MI है। अगर एलिवेशन नहीं है तो ये डिप्रेशन आया ना V1 से V4 में, जो डिप्रेशन आए हैं, ये हम बोलेंगे इसे रेसिप्रोकल चेंजेस। ये कोई मतलब रेसिप्रोकल चेंजेस मतलब ऐसा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि पोस्टीरियर का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इन्फीरियर वॉल MI है, उसकी वजह से रेसिप्रोकल चेंज आया है। अब ये वाला केस, इस वाले केस में देखो है ना, पहले इसमें ये हिस्ट्री ज़रूरी है इसके अंदर है ना। पहली बात तो 121 हार्ट रेट दे रखा है, हार्ट रेट मोर देन 100 है ना, तो अपन AFib को अपन थोड़ा रखेंगे दिमाग में, मतलब टैकीकार्डिया तो है इतना। बाद में इरेगुलर है और अनइक्वल है, तो इसका मतलब इरेगुलरली इरेगुलर है, मतलब कि जो RR है ना उनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो ये जो अगर केस में लिखा हुआ इरेगुलरली इरेगुलर, तो हम इसे है ना AFib मान के चलेंगे कि AFib है ऐसा। तो अब ये क्या है, इरेगुलरली इरेगुलर का मतलब क्या हुआ, देखो एक तो इरेगुलर हो गया, इरेगुलर में क्या हुआ कि आर ये सब है ना, इनके डिस्टेंस अलग अलग है, इसकी अलग है, इन दोनों की अलग है, इन दोनों की अलग है, लेकिन ये ग्रुप में है। अगर ग्रुप में है, ये दो के ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, तो ये रेगुलरली इरेगुलर बोलेंगे। अगर ग्रुप में है तो रेगुलरली इरेगुलर बोलेंगे। इरेगुलर क्योंकि आर का डिस्टेंस अलग है, और रेगुलर क्योंकि ये दो के ग्रुप में है, या फिर तीन का जैसा भी ग्रुप बन रहा है, तो रेगुलरली इरेगुलर। अब ये भी इरेगुलर है क्योंकि देखो आर का डिस्टेंस अलग है, तो इरेगुलर तो हो गया। अब इनमें देखो ग्रुप नहीं बने हुए, ये एक है, ये दो है, मतलब ऐसा कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग डिस्टेंस है सबकी, कुछ छोटा है कोई बड़ा है, तो ये इरेगुलरली इरेगुलर हो जाएगा। और इसमें जो एफिब होता है ना, उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन, उसके अंदर पी वेव है ना, ये अपना नॉर्मल ऐसा होना चाहिए, तो एक पी होना चाहिए, उसके अंदर एक QRS होना चाहिए। तो इसके अंदर पी नहीं दिखते हमें, देखो QRS दिख रहा है, लेकिन कहीं ऐसा पी नहीं दिख रहा है, ऐसा ऐसा पी जो नॉर्मली बना हुआ होता है तो छोटा सा, वो हमें नहीं दिख रहा है इन सब में। तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन है, ये ऐसा है, पी वेव नहीं दिख रहा है। तो है ना, एट्रियल फिब्रिलेशन में दो चीज़, एक तो पी वेव नहीं है, और दूसरी चीज़ इरेगुलरली इरेगुलर है, मतलब आर का जो डिस्टेंस है ना वो अलग अलग है, सब आर का डिस्टेंस अलग है ऐसा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पी वेव नहीं दिखेगा, और इरेगुलरली इसलिए इरेगुलर इधर तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन में लिखी हुई है, तो इधर सामने पता चल रहा है कि एट्रियल फिब्रिलेशन का क्वेश्चन है। अब इस वाले केस में देखो, इसमें देखो यहाँ पर ये बेस लाइन है, यहाँ पे ये बेस लाइन है, यहाँ पर ये बेस लाइन है, ठीक है। तब यहाँ से बेस लाइन से ये एलिवेशन हो रहा है, यहाँ पे एलिवेशन हो रहा है, यहाँ पे एलिवेशन हो रहा है, तो मतलब AVF में 2, 3 में और 2 में, 2, 3 AVF, ये हो गया इन्फीरियर वॉल का, जो हमने पहले टेबल देखी थी ना MI वाली, इन्फीरियर वॉल, इसका इसका MI हो गया ये। और इसमें है ना थर्ड डिग्री AV ब्लॉक दे रखा है, तो ये क्यों है थर्ड डिग्री AV ब्लॉक भी मैंने नीचे पढ़ा रखा है उन पहले वाले केस में। तो इसमें देखो अपन को देखना है कि थर्ड डिग्री क्यों है। इसमें देखो ये पी वेव है, दूसरा पी वेव ये है, और उसका तीसरा पी वेव ये छुपा हुआ इस जगह पर, ये छोटा सा ये पी वेव है, ये सब पी वेव है। अब इस पी वेव के बाद में एक QRS आ गया है, इस पी वेव के बाद में कोई QRS नहीं है,
और ये QRS है, इसका कोई पी वेव ही नहीं है, तो मतलब इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है, पी और QRS में कोई रिलेशन नहीं है। ये पी वेव है, इसके अंदर कोई QRS दे नहीं रखा, तो है ना ये तो अपन को पता है कि है ना कि QR सेगमेंट है ना वो चेंज हो, PR सेगमेंट है वो चेंज होता आ रहा है। ये PR है, ये PR है, अगर ये इसका PR भी है तो ये चेंज हो रहा है। तो इससे इतना पता है अपन को कि ये हार्ट ब्लॉक है। और हार्ट ब्लॉक में है ना हमें, तो इसमें हार्ट ब्लॉक है तो हमें ना दो चीज़ें इसमें ध्यान रखना है हार्ट ब्लॉक में। एक तो बीटा ब्लॉकर नहीं देना है, और दूसरी चीज़ इसके अंदर अपन पेस मेकर लगाएंगे ट्रीटमेंट में। अब ये वाला जो केस है, ये वाला केस मैं समझा चुका हूँ, केस नंबर 9 वाला जो वीडियो उसके अंदर ये वाला केस मैं समझा चुका हूँ। अब कुछ ECG है, ये मोस्ट सिंपल ECG और है, और इनको मतलब समझ मतलब पहचानना बहुत सिंपल है, इनको सिर्फ देखते ही पहचान सकते हैं अपन। या देखें अगर अपन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, और ये है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं इसको, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोल सकते हैं। और ये टॉर्साइड स्टेपॉइंटिस है, तो इसमें क्या होता है कि है ना इसमें छोटा बड़ा बनता है ये ECG, और ये बनता है ना स्पिंडल शेप बनाता है ऐसा। ठीक है, तो ऐसा शेप बनाएगा इसका, जो भी ECG होगा ना उसका अपन आउटलाइन बनाएंगे तो ऐसा शेप बनाएगा हमेशा, तो इसको अपन टॉर्साइड्स बोलेंगे। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है तो इसमें कोई पता ही नहीं चलेगा कहाँ बेस लाइन है, बेस लाइन नहीं बना सकते यहाँ, क्योंकि ये ऊपर नीचे अंदर घूमे जा रहा है। और ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है तो ये ऐसा होगा पहाड़ जैसा सेम, ये देखते ही पहचानते हैं, इसका क्राइटेरिया की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे देखते ही पहचानते हैं एग्ज़ाम में भी। तो ये वाला अपन देख सकते हैं कैसा दिख रहा है, इस कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसको मतलब क्राइटेरिया की भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ देख लेना 2-3 बार तो याद हो जाएगा। और इसमें पूछा भी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जाता है, और ये है ना ये बहुत हार्मफुल है, इसको मतलब ये आया मतलब लगभग डेथ के चांस पक्के हैं, मतलब इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए इसको। और टॉर्साइड्स है तो इसका इसका ट्रीटमेंट इसका इम्पॉर्टेंट है, इसका तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना वो है मैग्नीशियम सल्फेट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम के लिए भी, मतलब अपने इंडियन एग्ज़ाम के लिए भी, तो इसे याद रखना। ठीक, तो ये जो केसेस इसमें हैं जितने भी अपने उसके अंदर जितने भी ECG तो मैंने करा दिए, और डिटेल करनी हो तो करना कहीं से प्रेप लेटर वगैरह से।